ओके, दिसंबर 25 स्टूडेंट सीएमए फाइनल वालों, कैसे हो आप? एग्जाम अच्छा ही जा रहा होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ। मैं और एसजीसी टीम की तरफ से एक एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए कि हर पेपर के बाद कोशिश किया जाए इस बार कि आपको एक फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू बताया जाए। फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू का मकसद ये है कि एमसीक्यूज थोड़ा सा डिस्कस हो जाए और आपको ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड क्या था वो थोड़ा सा बता दे और क्या चीज़ कहाँ से आया वो बता दे। इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको टेंशन दिया जाए। इसका मतलब मकसद ये है कि आपका मन को शांत किया जाए, क्योंकि आप ये सवाल को खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं और अननेसेसरी परेशान होते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस बार थोड़ा सा शांत किया जाए बाय वे ऑफ बिट फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपके टाइम पर आने पर दे देंगे, बट राइट नाउ जस्ट टेक फास्ट फॉरवर्ड गो थ्रू। बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एन एनालिसिस व्हिच वी डिड फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर्स विच वी आस्क्ड इन आवर मॉक टेस्ट संग्राम। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने अभी दिसंबर 25 के लिए मॉक टेस्ट संग्राम कराया था, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से इस बार कितना फंसा है ना, सभी को ये समझना चाहते हैं। तो इस बार अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा है 70 मार्क्स यानी कि 69 टू बी प्रिसाइज मैच कर गया है। मतलब कुछ तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच करें, कुछ एग्जैक्ट सेक्शन मैच करें और कुछ पैटर्न मैच करा है। तो कुछ आप समझिए कि हमने एमसीक्यू में पूछा ये मेन में आ गया और हमने मेन में पूछा वहाँ एमसीक्यू में आ गया, ऐसा कुछ हुआ है। तो इससे ये समझ आया कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किए थे वो कितना हद तक रेलिवेंट क्वेश्चन पेपर भी था। बाकी रेस्ट नहीं छपा तो नहीं छपा भाई, ठीक है, बाकी के एग्जाम में देखेंगे और क्या होगा, और अपने मॉक टेस्ट को और प्रिसाइज करेंगे और इंप्रूव करेंगे। और एनीवे प्रोफेशनल एग्जाम में तो कुछ तो एक्स्ट्रा आ ही सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं, सोनू सर से मिलते हैं जो कि आपको अब आपके पेपर का फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू बताने वाले हैं। चलिए। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज अपने सीएमए फाइनल के लॉ पेपर का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल पेपर वाज अबव एवरेज। एमसीक्यू पार्ट आसान था, बट डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा केस स्टडी इंट्रोड्यूस होने के कारण कहीं ना कहीं पेपर का लेवल थोड़ा इनहैंस हुआ है। बट ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की होगी, आई डोंट थिंक उन्हें उतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। तो चलिए अपने एक बार एमसीक्यू का डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली करेक्ट आंसर है क्या। पहला, the auditor has not informed the ROC and has not filed form ADT3। तो इसके consequences क्या होंगे? तो it relates to section 140 subsection 2 and subsection 3। बेसिकली रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का ये सवाल था। तो मिनिमम पेनल्टी है 50,000 का, कंटिन्यूइंग होगा 500 पर डे और मैक्सिमम 2 लाख। सो इज द करेक्ट आंसर। फिर दूसरा, द न्यू ऑडिटर owes to the company rupees 2 lakhs। is he eligible to be appointed as the auditor of this company? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड सवाल था, स्पेसिफिकली सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 एंड डी का क्लॉज नंबर 2। लिमिट एक्चुअली कितना है? 5 लाख का, देयरफॉर ही कैन कंटिन्यू। सो इज द करेक्ट आंसर। व्हेन आफ्टर अपॉइंटमेंट एट द जनरल मीटिंग, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है एंड नाउ ही हैज बीन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड अमाउंटिंग टू रुपीज 1.5 करोड़ एंड द जीएसटी अथॉरिटीज चार्ज हिम। क्या किसी कोर्ट ने इसे सजा दी है? नहीं। Therefore, he can continue as an auditor। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर मिस्टर परिमल हैज नॉट कंप्लीटेड ऑडिट और उसने बैलेंस शीट भी साइन नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन टू हिज रेम्युनरेशन? तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट अप्लाई कर जाएगा एंड ही कैन क्लेम रीजनेबल फीस फॉर वर्क डन। जितना भी काम किया उसके लिए रीजनेबल फीस उसे मिल सकता है एंड एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। Then the following members of the company shall have the right to apply under section 241 of the Companies Act 2013 for operation, namely। तो ये जो पूरा कंटेंट है ना, सेक्शन 244 का कॉपीड है एंड सेक्शन 244 इज फॉर राइट टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। When Ambition Incorporation is a company registered in USA, ठीक है, और वो बिजनेस भी यूएसए में ही कर रहा है, तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 क्या ये फॉरेन कंपनी है? नहीं, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। अगर इसे फॉरेन कंपनी बनना है तो इसे स्टार्ट करना पड़ेगा बिजनेस इंडिया में। सो द करेक्ट आंसर इज डी। और ये सेम सवाल आपको एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन नंबर 93 में मिल जाएगा। When under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, where extension of time is required, the corporate resolution process shall be completed within a period of from the date of the admission of the applicant to initiate such process। अब देखिए,
इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू बैंक में ये सेम सवाल था और वहां पर दिया गया है आंसर सी, बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 180 प्लस एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज। तो आई थिंक जब आपका सजेस्टेड आंसर भी रिलीज होगा ना तो वहां पर सी ऑप्शन ही दिखाया जाएगा, बट करेक्ट आंसर है क्या? ए, 270 डेज। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेटिंग्स कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो डी हो गया करेक्ट आंसर, और ये सेम सवाल आपको एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन नंबर 139 में मिल जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अमाउंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी? पैडी कल्टीवेशन। एमसीक्यू बैंक क्वेश्चन नंबर 120। नाउ मिस्टर ज्योति राजन ट्रेडिंग इन रेफ्रिजरेटर ने परचेज किया है कुछ रेफ्रिजरेटर्स को, बट हैज नॉट पेड द अमाउंट, उसने पैसे नहीं दिए, एंड दे वर नॉट फॉर हिज पर्सनल पर्पस। एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002 क्या वो कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा? तो ये बताओ। तो एज पर सेक्शन 2F ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 पर्पस मैटर ही नहीं करता है, आपने पर्सनल यूज के लिए लिया हो या कमर्शियल यूज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी, देखिए, एज पर द कंपटीशन एक्ट 2002 ही विल बी ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर बिकॉज द परचेजर ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। पर्पस से कोई मतलब ही नहीं है। फिर डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है? एनी एंटिटी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये सेम सवाल आपको एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन नंबर 21 में दिख जाएगा। नाउ एलिजिबल बोरोवर कैन रेज अप टू डैश मिलियन यूएस डॉलर्स थ्रू ईसीबी इन ऑटोमेटिक रूट अंडर फेमा 1999। तो एज पर द एग्जिस्टिंग ईसीबी रेगुलेशंस जितने भी एलिजिबल बोरोवर्स है ना वो 750 मिलियन और इक्विवेलेंट रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, गिवन अंडर एमसीक्यू बैंक क्वेश्चन नंबर 172। देन द IDA shall within 9 months after the close of each financial year submit to the central government a report giving a true and full account of its activities, including the activities for promotion and development of the insurance business through the previous financial years. So it relates to section 20 subsection 2 of the IDA Act 1999, और ये किस रिगार्ड में है? फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नाउ इन द कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस, if as on 1st March 2025 a MSME unit goes to next category, तो क्या it shall cease to avail all the MSME benefits after 1 year? No. करेक्ट आंसर है it shall continue to avail all non tax benefit for next 3 साल, मतलब अगले 3 साल। और ये सेम सवाल एमसीक्यू बैंक क्वेश्चन नंबर 262 में है। नाउ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एवरी शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस मतलब क्या होता है? इट इज द क्राइम जिससे आपको पैसे जनरेट होंगे और फिर उसका लॉन्ड्रिंग किया जाता है। तो हर एक शेड्यूल्ड ऑफेंस आपका प्रेडिकेट ऑफेंस है, गिवन अंडर एमसीक्यू बैंक क्वेश्चन नंबर 287। बाकी डिस्क्रिप्टिव अपने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द बैंक रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट। तो आगे जो भी आप लोग एग्जाम्स देने वाले हो उसमें इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड आई कंप्लीटली फील एंड आई कंप्लीटली एज्यूम कि जितने भी सवालों का डिस्कशन हुआ है मैक्सिमम आपका मैच किया ही होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अपने यहीं तक रखते हैं, बाकी अपने हेल्थ का प्रॉपर्ली ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।